हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग AITS का पेपर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे PDF के फॉर्म में ये पेपर ओपन है, तो इस वाले पेज पे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। आप अगर यहां देखें, पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ इनऑर्गेनिक का। बोल ये रहा है कि एनालोमस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज ड्यू टू। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, अगर मैं सेकेंड पीरियड में चलूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट हैं। ये अपने ग्रुप में एनालोमस बिहेवियर शो करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। और उनके रीजन क्या है, ये तीनों जो रीजन लिखे हैं ये तीनों ही रीजन होते हैं, मतलब स्मॉलर साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डी सबशेल, डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका, फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। अब चलते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 वाला। बोल ये रहा है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए ये VSEPR थ्योरी का क्वेश्चन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो लोन पेयर होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक लोन पेयर होगा तो फिर क्या उसकी ज्योमेट्री शेप आएगा, वो उसके सामने दिया हुआ है और नॉट करेक्ट मैच बता रहा है। तो पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। आपको शायद हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला पता होगा। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर हम इस फॉर्मूले पे जाएं तो पहला हमारा XeO3 है, पहला वाला ऑप्शन। तो XeO3 में नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3, और ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो फॉर्म कर लेगा जिनॉन वो 6 कर लेगा, और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा सिर्फ, क्योंकि 8 होंगे जिनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। तो XeO3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 3 + 1 = 4 आ जाएगा, और 4 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3, और sp3 में एक लोन पेयर के साथ जो शेप बनता है वो पिरामिडल बनता है, और यहां बोल रहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका यही ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। मतलब इसका पहला वाला आंसर सही होगा कि नॉट मैच कर रहा है। अब एक बार दूसरे को चेक कर लेते हैं। ClF3 को वैसे ही निकाल देंगे ClF3 के लिए। तो ClF3 के लिए हम कैसे करेंगे, ClF3 के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 4 बॉन्ड नहीं बना रहे। और 4 बॉन्ड नहीं बना रहे इसका मतलब है 2 लोन पेयर होंगे, और यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, और 5 आने का मतलब है ये हो गया sp3d। और sp3d में अगर हम बात करें 2 लोन पेयर के साथ तो जो शेप बनता है वो T शेप होता है, तो ये भी सही है। और इसी प्रकार से आप थर्ड और फोर्थ का भी निकाल लेंगे। और जो टेबल होती है जो NCERT में दी हुई है, वो अगर आपको याद होगी इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में इतने लोन पेयर होंगे तो उसका शेप क्या होगा, तो उससे ये और ये दोनों भी सही हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 51 का फर्स्ट वाला, क्योंकि पहला ही ऑप्शन गलत है उसका कम। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है B2 कंटेन ओनली पाई बॉन्ड, तो ये तो रॉन्ग है, ओनली पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ एसोसिएट रहते हैं। तो ये इसका मतलब है पहला वाला आपका तो स्टेटमेंट जो है वो तो आपके पास है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट करना है, और आपको बोलना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसका। तो B2 बता रहा है। B2 मतलब क्या हो रहा है कि बोरॉन के पास जो हो रहा है कि जब हम उसका सिर्फ मॉलिक्यूल बना के देखें, मैंने दोनों को हम जोड़ के देखें, तो ये जो है B2 में जो आपका क्या हो रहा है कि इसमें पाई बॉन्ड जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। फिर बोल रहा है sp3 कंटेन 25% s कैरेक्टर, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि sp3 में 25% s कैरेक्टर होता है, और sp2 में 33.33% होता है, और sp में 50% होता है, तो ये भी करेक्ट है। और तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है वो बोल रहा है कि 2pz कंटेन 1 नोडल प्लेन, तो ये गलत है आपका। 2pz में कोई नोडल प्लेन होता ही नहीं है। अगर सिग्मा 2pz की बात करें हम लोग
तो इसका मतलब है कि ए और बी वाले स्टेटमेंट क्या थे, करेक्ट थे, मतलब इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, इसमें आंसर सही हो जाएगा, इसमें आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो इसमें आंसर हो गया ये फर्स्ट वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 भी आपका इनऑर्गेनिक बोल रहा है अ मॉलिक्यूल XY2 कंटेन 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, तो इस वाले से निकाल लेंगे हम लोग हाइब्रिडेशन वाले फॉर्मूले से। आपको बोल रहा है 2 सिग्मा है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, 2 पाई बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, इसका मतलब है +1 लोन पेयर। ये वाला फार्मूला जो हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बोल रहा है, 2 पाई बॉन्ड भी है और 1 लोन पेयर भी है, और इससे आपका जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑफ X बोल रहा है और पूछ रहा है कि द एग्रीमेंट ऑफ लोन पेयर एज वेल बॉन्ड पेयर इज, मतलब ये पूछ रहा है कि इससे कौन सा मतलब ये होगा। तो सबसे पहले देखिए 2 + 1 अगर है मान लीजिए आपका, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, यहां से टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने आ गए आपके पास में 3, और 3 आने का मतलब क्या हो गया आपके पास में हाइब्रिडेशन हो गया sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन की जो शेप ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 53 का थर्ड वाला, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो अब चलते हैं आगे, ये हमारा अब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे हम लोग, और यहां हमको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन 61 वाला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कंजुगेशन फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज। देखिए हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको देखने पड़ते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी उतने ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूटिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए कितनी आ रही है, तो इधर से 3 है क्योंकि ये कार्बोकैटायन है, इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और यहां वाला अल्फा कार्बन। अगर मैं स्ट्रक्चर बना लूं यहां पे समझाने के लिए आपको, तो यहां पे आपकी कंडीशन में यहां पे CH3 है, यहां पे CH2 CH3 है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और यहां पे ये वाला भी अल्फा कार्बन है, और यहां पे है 3 हाइड्रोजन, यहां पे होगी 2 हाइड्रोजन और यहां पे भी 1 हाइड्रोजन होगी, क्योंकि अभी इस कार्बन की 3 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यहां भी 1 हाइड्रोजन होगी। तो इन टोटल को सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन हो रही है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगी, और जितनी अल्फा हाइड्रोजन है उतना ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म होंगे। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला 61 का, क्योंकि कितने कंट्रीब्यूटिंग इसके स्ट्रक्चर बनेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसके 6 बन जाएंगे। अब आते हैं उसी के नीचे 62 क्वेश्चन, ये भी आपका उसका है, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, H2C डबल बॉन्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। आपको पता होगा जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, वो चाहे किसी दूसरे कार्बन से अटैच हो चाहे किसी ऑक्सीजन से अटैच हो, वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देता है। तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसकी ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर वो ज्योमेट्री देगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट, CH3F है, मतलब 1 फ्लोरोमीथेन, इसमें बोल रहा है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी सही है क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने वाले सारे जो अगर बॉन्ड सारे वैलेंसी अगर सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई है कार्बन की, तो वो बनाएगा sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन बना रहा है और इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन जो हो रहा है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो SCN में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है कार्बन इधर नाइट्रोजन के साथ में, तो सेंट्रल कार्बन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और sp हाइब्रिडाइज अगर होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं आखिरी स्टेटमेंट पे। यहाँ पे कार्बन की जो स्टेटस दिया हुआ है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और इधर CH3। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं इधर से इधर कार्बन में, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड वाला है तो sp2, ये वाला कार्बन बीच वाला sp हो जाएगा।
क्योंकि sp की दो कंडीशन होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था IITS के पेपरों में कि या तो वन साइडेड ट्रिपल बॉन्ड हो या बोथ साइड डबल बॉन्ड हो तो वो sp हाइब्रिडाइज होता है। और इधर वाला जो हो जाएगा ये वाला sp2 हो जाएगा और इधर वाला जो हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहां से बोल रहा है लेने के लिए तो ये हो गया sp2, sp3 और sp3। कितने टाइप की इसमें वैरायटी के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, तो इधर sp2 sp2 कॉमन हो गया, तो इसमें तीन वैरायटी के sp भी है, sp2 और sp3 भी है और ये सारा। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहां पे आंसर इसका सही हो जाएगा फोर्थ वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मतलब नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम लोग बेंजीन का नाइट्रेशन करें, ये मैंने बेंजीन ली और इसकी रिएक्शन कराई HNO3 के साथ में, प्रेजेंस ले रखी है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की, तो पहली स्टेप में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड पोलराइज होता है, ये टूटेगा H+ और HSO4- में और ये फिर अटैक करेगा नाइट्रिक एसिड के ऊपर और यहाँ पे ये बनाएगा ऑक्सोनियम आयन कुछ इस टाइप से। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन और ये फिर क्या करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट कर देगा और यहां बन जाएगा आपका NO2 प्लस H2O। ये नाइट्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, फिर जाके NO2 और ये बना लेगा नाइट्रो, यहां बना लेगा नाइट्रो बेंजीन बना लेगा, तो यहां से हाइड्रोजन को डिपार्ट करेगा। तो ये इसमें जो रिएक्शन हुई वो क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मतलब यहां पे आंसर सही हो जाएगा आपका 63 का थर्ड वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज करेक्ट, किस रिएक्शन में प्रोडक्ट इनकरेक्ट, तो किस वाले में रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो इनकरेक्ट है। तो पहले वाली रिएक्शन जो हो रही है मीथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे कॉपर की प्रेजेंस से 523 और 100 ATM पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बिल्कुल यहाँ पे मिथेनॉल बनेगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनते हैं। तो पहला तो रिएक्शन करेक्ट है, ये बनता है। दूसरा रिएक्शन भी करेक्ट है, ये M2O3 के प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बना लेगा। तो जितने कार्बन के यहाँ पे एक कार्बन का लिया तो यहाँ पे मिथेनॉल बन गया मीथेन से। तीसरा वाला ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपने मैग्नीज एसीटेट यूज किया हुआ है, इसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसमें करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं जितने भी कार्बन। तो यहाँ पे इथेन लिया तो आपका इथेनोइक एसिड बनेगा, 2 मोल लिया है तो 2 मोल यहाँ पे फॉर्म। चौथा जो रिएक्शन हो रहा है ये आपका इनकरेक्ट है, इसमें से आपका, क्योंकि जो KMnO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो उससे आपका जो अल्केन की रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, तो ये रिएक्शन आपकी इनकरेक्ट है और यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में जो हमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन मिलेंगे वो हमारा 65 वाला क्वेश्चन है। बोल ये रहा है कि एजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, आपसे ये बोल रहा है कि बेंजीन रिएक्ट्स विद एक्सिस ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक बात है, ये तो होता है कि क्लोरीन क्या हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना ले रही है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना रहा है, BHC जिसको बोलते हैं। बोल रहा है रिएक्शन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीनेशन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है और ये आपका एजर्शन तो सही है, रीजन आपका गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 65 का सेकंड वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 बोल रहा है व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यहां पे आपने लिया है प्रोपाइन लिया हुआ है और प्रोपाइन की HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, एक्सिस में रिएक्शन करा रहे हैं। एक्सिस में रिएक्शन बोलने का मतलब है कि इसके 2 मोल हम लोग लेंगे
3 मोल ले लेंगे तो इसका क्या होगा, अगर हम यहां पे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसकी हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई, एक्सिस में यूज किया, तो क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड टूटेंगे और दोनों ही किस साइड में टूटेंगे, इस साइड में टूटेंगे। पहला एक बॉन्ड टूटा तो यहां बनेगा CH3C, यहां आ जाएगा एक Cl डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा 1 मोल आपने लिया। फिर फर्दर इसकी HCl से अगर मान लीजिए हम रिएक्शन करा देते हैं तो ये वाला बॉन्ड फिर से टूटेगा इस साइड में और यहां पे आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इधर Cl और इधर Cl और इधर हो जाएगा Cl, मतलब ये जैम डाइहैलाइड बन जाएगा 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। इसको हम लोग जैम डाइहैलाइड के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका थर्ड वाला। तो इस टाइप से यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, इधर तो नहीं है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हमको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 73, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। बोल ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट अकॉर्डिंग विद द प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट देम, मतलब सामने जो दिया है उसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही है। तो पहला देखते हैं ए वाला, ये दिया है ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये तो सही है क्योंकि फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, प्लस 2.87 वोल्ट होता है, तो ये तो सबसे पावरफुल होता है। और वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहला जो रिलेशन दे रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर है ये तो सही है। सेकेंड वाला जो ऑर्डर है आयनिक करेक्टर का, ये गलत है। आयनिक करेक्टर में m तो कांस्टेंट रखा है, ये बदल रहा है। फजान के हिसाब से जितना छोटा एनायन होगा उतना ज्यादा आयनिक होता है और जितना बड़ा एनायन होता है उतना वो कोवेलेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेकंड वाला जो ऑर्डर है वो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। इसके सामने जो लिखा है आयनिक करेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड, तो ये आपका पहला तो है कि बी आपका इनकरेक्ट है, पर पेयर में है अभी। तो और आगे देखते हैं क्योंकि बी 2 जगह पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब आते हैं सी वाले में, देखें सी वाला बोल रहा है कि F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, आयोडीन की होती है और फ्लोरीन की नहीं होती। तो ये दोनों गलत हैं, बी और सी, मतलब यहां पे आंसर आएगा आपका सेकंड वाला। अब चलते हैं आगे, इस स्लाइड से आगे आ जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो 75th क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हाईएस्ट फ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ द Mn आर रिप्रेजेंट। ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ये Mn जो होता है वो 4 मोल फ्लोराइड और 7 मोल ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्ट होते हैं, मतलब मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ये फैक्ट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट 76 वाला क्वेश्चन, भी इसी कैटेगरी में आता है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर कलर्ड इन द एक्वस सोल्यूशन। देखिए कोई भी आयन कलर तभी देगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कोई भी आयन कलर तब देगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इनके आयन जब बन रहे हैं तो आप उसमें देख लीजिए क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या नहीं है। जैसे मान लीजिए हम पहले ऑप्शन को ही देखते हैं कि Cr+3 बोलता है, तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है और इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। आपको मालूम है ये आप बहु का वायलेशन है क्रोमियम जो होता है, तो ये नॉर्मल हो गया और क्रोमियम +3 बना रहा है, तो क्रोमियम +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d3। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और डी के ये तीनों ही जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, क्योंकि हुंड के मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंगली फिल करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में जाएगा, इसी कारण ये आपका अनपेयर्ड ही रह जाएगा। तो क्रोमियम तो अनपेयर्ड हो गया। अब टाइटेनियम भी अनपेयर्ड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये दोनों पेयर जो हैं आपके इस कैटेगरी में आएंगे और ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको ऐसे चेक कर लेना है सभी के, हैं मैंने एक का बता दिया, वैसे ही आप सबका चेक कर लेंगे तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा उसके एटॉमिक नंबर प्लस उसमें से जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसके बाद आप देखिएगा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड बनाएगा और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलरलेस बनाएगा। मतलब पैरामैग्नेटिक जो आयंस होते हैं वो कलर्ड बनाते हैं और डायमैग्नेटिक आयंस जो होते हैं वो कलरलेस
फॉर्म करते। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 वाला, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन ये होती है कि उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और ना ही उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, मतलब स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल हो, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिए ट्रांस वाले पहले दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि ट्रांस में वाले स्ट्रक्चरों में क्या होती है? सिमेट्री होती है, तो वो तो बनाएंगे माने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे क्योंकि उसमें सिमेट्री है। अब आपके पास थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन बचा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका सिस वाला, ये फोर्थ वाला। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मैं यहां पे बना देता हूं, इधर बना देता हूं इधर ही बना देता हूं। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो होते हैं वो कौन सा ज्योमेट्री शो करते हैं? ऑक्टाहेड्रल शो करते हैं। क्रोमियम बीच में है, ये मैंने लिया। एक मैंने यहां लिया ऑक्सिलेटो OX, एक यहां लिया OX, इधर आपका लिया Cl और इधर Cl। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, जो कि न तो इसमें POC है और न ही इसमें COC है। न तो इसमें POS है, न तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और न ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दोनों ही चीजें नहीं है, तो ये आपका देगा ऑप्टिकल। तो इस हिसाब से इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका फोर्थ वाला 77 का। अब आते हैं हम लोग 78 वाले क्वेश्चन पे। 78 वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि MX6 एंड MX5, MX6 बोला मतलब मेटल और X लिगेंड है आपके 6 हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और दूसरा बोल रहा है MX5L, ठीक, टाइप कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, वेयर M मैंने X एंड L आर मोनोडेंटेड लिगेंड, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपका एजर्शन दिया, तो एजर्शन तो सही है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने के लिए आपके पास में 4-2 का पेयर होना चाहिए, मतलब लिगेंड जो होने चाहिए MA4B2 टाइप या MX4L2 टाइप या MX3L3 टाइप। मतलब यहां पे अगर इसको देना है तो सारे के सारे अगर सिमिलर होंगे तो ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये जो बोल रहा है कि डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल, एजर्शन सही है, बोल रहा है कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये गलत है। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ए करेक्ट है पर आर इनकरेक्ट है, पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना इसी का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले देते हैं। कोऑर्डिनेशन वाले 6 वाले कैसे दे देंगे? अगर इसमें MX4L2 होगा तो दे देगा, या इसमें MX3L3 हो जाएगा तब भी दे देगा। तो ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट लिगेंड अलग अलग है, तो खाली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले नहीं देंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 79 ये भी आपका ऑर्गेनिक का है, मतलब कोऑर्डिनेशन का है। ये आपको कंपाउंड दे रहा है NCH2CH2NH2 का होल थ्राइस, और पूछ रहा है कि ये किस टाइप का लिगेंड है। तो देखिए इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। N को बीच में रखा, इधर ले लिया CH2CH2NH2, इधर ले लिया CH2CH2NH2, और इधर ले लिया CH2CH2NH2। आप देख रहे हैं इसमें इस NH2 के पास में एक लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के पास, इस NH2 के पास एक लोन पेयर होगा, और इस NH2 के पास एक लोन पेयर होगा, और साथ ही साथ जो सेंटर नाइट्रोजन है उसके पास भी एक लोन पेयर होगा, क्योंकि तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास में 4 लोन पेयर आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक हो गया टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया। तो इसमें 79 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ वाला। टेट्राडेंटेट का मतलब होता है ये 4 मोल लोन पेयर देगा सेंट्रल एटम को, तो एक अकेला लिगेंड 4 मोल लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसी कारण ये है एक टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। बोल रहा है कि द फ्रैंकलिस्टिन रिएक्शन द सॉल्वेंट यूज इज ड्राई एसीटोन। सही है, ये तो सही है। फ्रैंकलिस्टिन रिएक्शन में हम लोग
ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, इसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में। तो फ्रैंकलिस्टिन रिएक्शन जो है अगर हम बात करें तो फ्रैंकलिस्टिन रिएक्शन हो जाएगी Rx प्लस NaI। यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड बनता है, यहाँ पे I बनेगा और यहाँ पे NaX बन जाएगा और यहाँ पे X में Cl भी हो सकता है और यहाँ पे X जो होता है वो Br भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बस फ्लोरीन नहीं होगा कि फ्लोरीन एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना लेता है। तो ये आपके पास हो गया दोनों। तो अब आपके पास क्या बोल रहा है इसमें कि फ्रैंकलिस्टिन में एसिड ड्राई एसीटोन यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे एसीटोन का यूज करेंगे ड्राई फॉर्म में। तो ये बोल रहा है कि ड्राई एसीटोन प्रेसिपिटेट द NaCl एंड NaBr फॉर्म इन द रिएक्शन एंड thus दिस रिएक्शन प्रोसीड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल अगर प्रोडक्ट को आप रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। तो इसमें क्या है, बोथ स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। फ्रैंकलिस्टिन रिएक्शन एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है और इसमें एसीटोन का काम जो होता है, एसीटोन क्या करता है, रिमूव कर देता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड जो बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होते हैं और उनके रिमूव हो जाने से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर एंड मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ये भी बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HBr इज फास्टर विथ। अब अल्कोहल दिया हुआ है, देखिए HBr के साथ जो रिएक्शन होती है वो कार्बोकैटायन के थ्रू होती है। मतलब जो अल्कोहल होता है, जैसे कोई भी अल्कोहल लिया हमने RCOH प्लस HBr, तो ये ब्रेक होगा तो RC बनेगा यहाँ पे प्लस और प्लस फिर Br माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर बना लेगा RCBr एट द एंड, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो ऐसी कंडीशन में आपको कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन कौन से में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब आपका ये सेकंड वाला, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे दिखेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है ये, और जब OH रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होगी, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही हो जाएगा सेकंड वाला 81 का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक बात है, सॉल्युबिलिटी का वाटर में जो होती है वो डिक्रीज करती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर जितना बड़ा होता जाएगा उसको सॉल्युबल होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इसका एसर्शन तो सही है। रीजन ये बता रहा है द नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप और द हाइड्रोफोबिक पोर्शन सपोर्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। ये गलत है, क्योंकि नॉन पोलर जो अल्काइल ग्रुप होते हैं या हाइड्रोफोबिक जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल को। अल्कोहल सॉल्युबल होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण, वाटर के साथ जो बनाता है और वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि एजर्शन तो करेक्ट है पर रीजन इसका जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। तो 82 का आंसर सही हो जाएगा आपका थर्ड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास 83 क्वेश्चन है। बोल ये रहा है कि व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 a gas is produced, the compound form when this gas is treated with cold dilute aqueous solution of Bayer's reagent is। ठीक, तो इथेनॉल को अगर आप हीट कर रहे हैं, देखिए इथेनॉल लिया हमने C2H5OH और इसको सीधा हीट कर दिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है और यहां से आपको मिल जाएगी एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहां से एल्कीन बन जाएगी आपकी। ये गैस है एक एल्कीन। अब बोल रहा है एल्कीन को अगर हम गैस को रिएक्ट करा रहे हैं डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेयर्स रीजेंट, मतलब यहां पे आप क्या कर रहे हैं, बेयर्स रीजेंट आप जानते हैं एल्कलाइन KMnO4 होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है, ये फॉर्म कर लेता है
इथिलीन ग्लाइकॉल या इसी को बोलते हैं ग्लाइकॉल फॉर्म कर लेता है और इसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। बेयर्स रिजेंट होता है अल्कलाइन KMnO4 और इसका ओरिजिनली कलर जो होता है वो पिंक होता है और जैसे ही कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करता है एल्कीन या एल्काइन तो इसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो यहां पे इसका पिंक कलर डिसअपियर हो रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो फॉर्म करेगा जो कंपाउंड वो है ग्लाइकॉल और ये टेस्ट होता है अनसैचुरेशन का। इट इज अ वेरी पॉपुलर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। फिर 84 क्वेश्चन भी आपका ऑर्गेनिक का है। इसमें फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। आपको मालूम है यहां से क्या बन जाएगा, ए जो है वो बन जाएगा बेंजीन। तो यहां पे अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन अगर हम लोग जिंक डस्ट के साथ करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहां जो ए कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आपका बेंजीन। ये आपका ए कंपाउंड बन गया। अब ए का हम लोग क्या कर रहे हैं, CH3COCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। ये आपको मालूम है ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन। तो यहां बन जाएगा जो आपका बी कंपाउंड बनेगा, बी कंपाउंड कुछ ये बन जाएगा COCH3, ये बी कंपाउंड बना। इस बी कंपाउंड का नाम होता है एसीटोफिनॉन, ये है एसीटोफिनॉन। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग जिंक अमेलगम HCl के साथ में। तो ये भी एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। ये है आपकी क्लीमेंसन्स रिडक्शन और यहाँ पे CO ग्रुप जो होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा CH2CH3, ये आपका C प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आंसर सही होगा आपका, इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कि विच रीजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनल एंड प्रोपेनल। देखिए इथेनल और प्रोपेनल दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों में जो PFG लगा हुआ है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। तो इसका मतलब है वो सारे टेस्ट जो एल्डिहाइड देता है ये दोनों देंगे। जो पहला ऑप्शन है तो हो नहीं सकता। टॉलरेंस टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये तो देगा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। दूसरा फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूटेड टेस्ट भी एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, तो ये भी देगा। तो ये भी आपका ऑप्शन अलग हो गया। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन दोनों देंगे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ दोनों ही रिएक्शन करेंगे, ये भी नहीं होगा। पर ये जो है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है जो फोर्थ वाला, ये कौन देगा, जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये वाला देगा, इथेनल देगा, प्रोपेनल नहीं देगा क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो चौथा वाला है आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो उससे इसको डिस्टिंग्विश हम कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है ये सारी की सारी। पहले तो आप जान रहे इटार्ड रिएक्शन हो गई, फिर ये आपका सेकंड वाली जो है तो ये सारी नेमिंग रिएक्शन है जो इस कैटेगरी में आती है और इनमें से ये भी बेंजल्डिहाइड बनाएगा, यहां पे ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा, ये भी बनाएगा आपका, ये भी आपका बनाएगा गटरमैन रिएक्शन। ये आपका भी आपने देखा फिनॉल की रिएक्शन जिंक टेस्ट करके, यहां बेंजीन बनेगा, यहां बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। वो पूछ रहा है कि किसमें बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा, मतलब ये हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। तो सेकंड वाली रिएक्शन कौन सी थी, रोजनमुंड रिएक्शन थी, है ना, ऊपर वाली इटार्ड रिएक्शन थी, ये सब बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। फोर्थ वाला क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा फिनॉल की जिंक के साथ रिएक्शन कराने से, जिंक डस्ट के साथ। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलें हम लोग और क्वेश्चन नंबर 87। एनिलीन का नाइट्रेशन कर रहा है, एनिलीन का, ये हमारा लिया एनिलीन, और एनिलीन का नाइट्रेशन कर रहा है HNO2 और H2SO4 के साथ में। ठीक है, यहां पे NO2 ग्रुप बनेगा,
पर आपको मालूम है कि एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं होता, पहले इसका एसाइलेशन करते हैं उसके बाद नाइट्रेशन करते हैं, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये क्या करेंगे NH2 ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इसमें आपको ऐसा दे रहा है, A दे रहा है प्लस B दे रहा है प्लस C दे रहा है और ये दे रहा है 47%, ये दे रहा है 2% और ये दे रहा है 51%। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि NH2 ग्रुप वैसे तो OP डायरेक्टिव ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होने के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा पोजीशन पे बनेगा। वो इसलिए बनेगा क्योंकि पैरा आइसोमर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो 51% जो C जो है वो आपका पैरा वाला होगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा था? 2 ऑप्शन में था, इसमें और इसमें। अब देखते हैं इसमें कि सबसे जो माने 47% कौन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा 47% जो बनेगा उसके बाद वो मेटा नाइट्रो बनेगा, क्योंकि यहां पे ऑर्थो नाइट्रो का अमाउंट कम होगा और उसकी वजह है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो वाला कम बनेगा। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला। तो 4th वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। पैरा वाला सबसे ज्यादा 51%, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो वाला सबसे कम, उसके बाद मेटा अमाउंट ज्यादा में बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। एनिलीन का डायजोनेशन कर रहा है ये, यहाँ पे एनिलीन का डायजोनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मालूम है क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा और उसके बाद CuCl के साथ रिएक्शन करा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो बिल्कुल टिपिकल रिएक्शन है ये डायजोनेशन की। और यहाँ से आपका A जो बनेगा वो बनेगा B जो बनेगा वो आपका वो बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो B जो आपका बनेगा वो आपका ये स्ट्रक्चर होगा N डबल बॉन्ड NCl बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और उसके बाद फिर CuCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और N2 गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी एज अ बाई प्रोडक्ट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे और अब आते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम पे। और पॉलीसैकेराइड और मोनोमर दिए हुए हैं, ये भी आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो पहला बोल रहा है स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, मतलब फर्स्ट वाला हो जाएगा S। और सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, मतलब सेकंड वाला हो जाएगा P। इसका मतलब है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो सुक्रोज होता है वो आपको मालूम है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बनता है, मैंने थर्ड का Q हो जाएगा। और 4 जो लैक्टोज है वो क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। आपके पास 3 ही डाइसैकेराइड आपके हैं, एक है सुक्रोज, एक है माल्टोज और एक है लैक्टोज। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है, दोनों बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इस प्रकार मैंने जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट AITS का जो पेपर हम लोग फिर आने वाले समय में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।